नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका थ्योरी हमने आपको पूरा कवर कर दिया था। एक आध दो पॉइंट जो बच गए थे थ्योरी का, वो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। जैसे लिम्फ लसिका वाला पॉइंट बच गया था और आपका ब्लड ग्रुप वाला पार्ट बच गया था, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन वाले में थ्योरी के माध्यम से उसको हम देख लेंगे और उसका क्वेश्चन भी कर लेंगे। और थोड़ा सा कुछ हार्ट का एक दो पॉइंट छूट गया तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है। कई लोग ये बोलते रहते हैं कमेंट में कि नहीं, आप कोई चैप्टर पर आते खत्म करते हो उसमें पूरा चीज़ क्लियर नहीं करते हो। तो मेरे भाई, अगर मैं थ्योरी में पूरा चीज़ क्लियर नहीं करता हूँ, एक आध दो पॉइंट में भूल जाता हूँ कराना, तो मैं उसको क्वेश्चन में आपको पूरा करवा देता हूँ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में आपको छूट देता हूँ। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो मैं आपको पूरा चीज़ कंप्लीट करता हूँ। बस आप पढ़ने से मतलब रखिए, एक भी चीज़ नहीं आप काम छोड़ेंगे, ठीक है ना। अब आप थ्योरी देख के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराते हैं वो नहीं देखिएगा तो कैसे काम चलेगा। खाली थ्योरी पढ़ने से थोड़ी ना होता है। कोई भी टीचर रहता है थ्योरी में कुछ ना कुछ जरूर छोड़ता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कहीं भी आपको किताब में नहीं मिलेंगे, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी पब्लिकेशन हो, उसमें आपको नहीं मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन रेलवे पूछ देता है, एसएससी जो भी है पूछ देता है। आपको लगेगा कि अरे यार, ये क्वेश्चन तो कोई टीचर ही नहीं पढ़ा है, फिर भी बाहर आ गया क्वेश्चन ये। तो उस क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। उस सब क्वेश्चन कैसे आप कर पाएंगे, प्रैक्टिस के करने के बाद, समझ गए ना। तो कहने का मतलब मेरा ये, थ्योरी जो कराते हैं उसके बाद जो प्रैक्टिस कराते हैं वो देखना बिल्कुल ना भूले, समझ गए। तो आप लोग ये ना बोले कि आप पूरा नहीं कराते, भाई पूरा कराते हैं ना, चिंता आप बिल्कुल ना करें। हर एक चीज़ हम करा देंगे, जो छूटेगा उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन में करा देंगे, ठीक है ना। बाकी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साइंस की गारंटी ली है तो खत्म करके ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। लेट क्लास मिलता है लेकिन कोई नहीं, हम पूरा आपको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। परिसंचरण तंत्र का एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, जो हमारा एनसीईआरटी साइंस में चल रहा है फ्री, है ना, आपको पता ही होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं और जो टॉपिक छूटा है उसको भी थ्योरी में कवर करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। मैंने आपको बताया था कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक ठोस पार्ट एक द्रव पार्ट। ठोस पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो उनमें से डब्ल्यूबीसी का मैंने आपको काम बताया था कि डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है, यानी कि रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो वही पूछ रहा है, कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है, तो डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में फुफ्फुस से शिरा डैश से जुड़ रहती है। फुफ्फुस से शिरा का मतलब क्या है, प्लूरा वेन। क्या होता है, प्लूरा वेन। तो मैंने आपको हार्ट का पूरा फंक्शन बताया था। जो आपका फुफ्फुस से शिरा होता है, देखिए शिरा का मतलब क्या होता है, वेन, मतलब जिनमें अशुद्ध रक्त बहे उसे शिरा कहते हैं। शिरा क्या है, एक प्रकार का ये रुधिर का पाइप है। रुधिर को बहने के लिए एक पाइप है, नली है ना। तो शिरा आपका, इसमें कौन सा रक्त बहता है, इसमें आपका अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन शिरा के पीछे अगर फुफ्फुस से लगा देंगे तो उल्टा काम करेगा, मतलब उसमें पहले अशुद्ध बहता था, अब शुद्ध बहेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर साथियों फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। तो फुफ्फुस शिरा साथियों जुड़ा रहता है आपका, किससे जुड़ा रहता है, ये आपका जुड़ा रहता है बाएं अलिंद से। किससे जुड़ा रहता है, बाएं अलिंद से जुड़ा रहता है। मैंने आपको बताया था ना कि साथियों जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका फुफ्फुस धमनी के द्वारा जो आपका ब्लड जाता है, अशुद्ध ब्लड जाता है फेफड़ा में, फिर फेफड़ा उसको शुद्ध कर देता है। फिर फेफड़ा से नली जुड़ा, फेफड़ा किसको भेज देता है, बाएं अलिंद को। बाएं अलिंद से साथियों आपका फुफ्फुस शिरा फिर बाएं अलिंद में रक्त गिरा देता है, शुद्ध रक्त, समझ गए ना। मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। तो ये बाएं अलिंद से जुड़ा रहता है। मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है। देखिए, सामान्य प्रकुंचन को इंग्लिश में सिस्टोलिक बोलते हैं और अनुशीतलन को इंग्लिश में डायस्टोलिक बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, रक्त दाब हमारा 120 mmHg बटे 80 mmHg होता है, ठीक है ना। अब ये तो आपका नॉर्मल कंडीशन हो गया। अगर 140 से प्लस चला जाएगा ना तो आपका हाइपर टेंशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रक्त आपका प्रेशर हो गया, ठीक है ना। वो क्यों होता है साथियों, जब आपको पता है कि धमनी जो आपको पढ़ाए थे हम, धमनी क्या होता है, शुद्ध रक्त जिनमें बहता है उसे धमनी कहते हैं। धमनी में अगर रक्त का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपका हो जाता है हाइपर टेंशन, की हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना। तो धमनियों के कॉन्ट्रैक्शन साथियों हाई ब्लड प्रेशर होता है। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर। ये तो आप समझ गए कि मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब 120/80 होगा, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब ये समझते हैं सर, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है। देखिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब, सिस्टोलिक 120 होगा और अनुशीतलन डायस्टोलिक 80 होगा। तो आखिर क्या होता है साथियों, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो उस स्थिति को हम साथियों क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। और उस स्थिति में क्या होता है कि हार्ट में जितना भी प्योर ब्लड रहता है वो सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, आपका चला जाता है साथियों, आपका धमनी में चला जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस्टोलिक का मतलब क्या है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड आपका क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक हो जाएगा, समझ गए ना। और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट वो क्या कहला जाएगा, आपका डायस्टोलिक। तो यानी कि जब हार्ट से पूरा ब्लड आपका धमनी में चला जाएगा तो उस स्थिति को सिस्टोलिक कहते हैं। और जब आपका जब धमनी से फिर वापस आपका इसमें आएगा
तो मतलब यानी कि जब रिलैक्स करेगा साथियों आपका, उस समय धमनी में रक्त की गति क्या होगी, कम होगी। और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट, तो उसमें धमनी में रक्त की गति ज़्यादा होगी। समझ गए ना। तो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी जब हार्ट आराम करेगा तो उस स्थिति को कहेंगे डायस्टोलिक, और जब हार्ट संकुचन करेगा, सिकुड़ेगा, तो उस स्थिति को कहेंगे परकुंचन यानी सिस्टोलिक। तो उम्मीद है ये दोनों बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। निम्न में कौन सा भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य मतलब बेकार पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ को घुलित रूप में परिवहन करता है? तो मैं आपको बता दिया था, ये प्लाज्मा करता है। कौन करता है? प्लाज्मा करता है। समझ गए, मैंने आपको बता दिया था। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं, अभी तुरंत बताए थे। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं, जो किसके कारण होता है? ये साथियों अभी जस्ट बताए थे कि जो धमनी आपका साथियों होता है उसमें क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और शुद्ध रक्त जो बहता है धमनी में, वो हाई मतलब अगर बहुत तेज़ी से बह रहा है, धमनी के जो धमनी का आपका पाइप है, अगर उसमें तेज़ी से रक्त बह रहा है तो संकुचन ज़्यादा होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। तो धमनियों के संकुचन से, जब आपका धमनी संकुचन करेगा यानी बहुत ज़्यादा रक्त स्पीड से बहेगा, उसको कहेंगे हाइपरटेंशन कहते हैं उस स्थिति को। समझ गए ना। चलिए, रक्त स्कंदन डैश की मदद से होता है। रक्त स्कंदन, स्कंदन का मतलब साथियों यहाँ पर है जमना। स्कंदन का मतलब क्या है? जमना या थक्का होना, यानी क्लोटिंग। तो ब्लड का क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बीबाणु या पट्टिकाणु, पढ़ा दिए थे आपको थ्योरी में, ठीक है। मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश कहा जाता है, जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि साथ प्लाज्मा होता है, इसमें आपका 90 से 92% क्या होता है? जल होता है, और 8% जो इधर बच गया, 8% आपका प्रोटीन होगा, खनिज लवण होगा, हार्मोन्स होगा, ये सब होंगे। तो किसके बाद होगा? ये तो आंसर आपका प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये सब पढ़ा दिया। जो छूटा है ना वो क्वेश्चन आएगा तो उसको हम थ्योरी करवाएंगे भी, ठीक है ना। जैसे लस्सी का भी करवाएंगे, उसको चिंता मत करना, उसका पूरा थ्योरी करवाएंगे आपको नोट्स के माध्यम से। मानव शरीर में RBC का क्या कार्य है? RBC, प्लेटलेट्स, WBC, प्लाज्मा, सभी का कार्य मैंने आपको बताया था। RBC का पूछ रहा है, तो मैंने बोला था कि RBC का जो मेजर कार्य होता है ना, मुख्य कार्य, वो होता है गैसों का आदान प्रदान करना। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे ऑक्सीजन जो आता है वो कहाँ जमा होता है? फेफड़ों के वायु कुपिका में। श्वसन तंत्र में आपको पढ़ाए थे। तो फेफड़ों के वायु कुपिका में जो जमा हो जाता है, अब चूंकि वहाँ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन को कौन लेकर जाएगा? RBC लेकर जाएगा। RBC का कौन सा पार्ट? हीमोग्लोबिन पार्ट। और उस ऑक्सीजन को कहाँ लेकर जाएगा? सभी कोशिका के ग्लूकोज तक, ताकि ग्लूकोज जो आपका है वो टूट सके ऊर्जा में CO2 में H2O में। तो बेसिकली जो ये कौन कार्य करता है? ऑक्सीजन को ढोने का RBC करता है, यानी गैसों का परिवहन, यानी कि शरीर की कोशिकाओं को O2 प्रदान करना। समझ गए ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा आंत मतलब छोटी आंत से पचे हुए भोजन अवशोषित वसा का परिवहन करता है? जो पचा हुआ भोजन है उसका साथियों क्या होगा? अवशोषण होगा। मैंने आपको पूरी तरह से बताया था कि साथियों जो आपका है पूरा भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। चाहे वसा खाइए, प्रोटीन खाइए, कार्बोहाइड्रेट खाइए, विटामिन खाइए, जो भी खाइए, सबका अवशोषण आपका छोटी आंत में होता है। तो जो वसा साथियों है, अब पचने के बाद तो अवशोषण होगा, मैंने बताया था ना, पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर आपका उसका क्या होगा? उत्सर्जन होगा। समझ गए, मैंने आपको पाचन तंत्र में पूरा पढ़ाया था। तो जब भोजन पच जाएगा, जो वसा खाए थे, वसा का अवशोषण कहाँ होगा? यानी कि उसको वसा का परिवहन कौन करेगा? साथियों लसिका करता है। अब ये लसिका यानी लिम्फ, यही टॉपिक मैंने छोड़ा था। आइए पहले इसको खत्म कर देते हैं, लिम्फ को समझते हैं थ्योरी के माध्यम से, ठीक है ना। लिम्फ निकल जा भाई, मैंने आपके लिख दिया है ना। लिम्फ, ये रहा, लिम्फ के बारे में समझते हैं साथियों। लिम्फ क्या होता है पहले इसको हम देख लेते हैं पूरा। यह रक्त वाहिकाओं से छनकर बनने वाला तरल पदार्थ है। अगर आपसे कोई पूछे कि लसिका क्या है, लिम्फ क्या है, हालांकि ये साथियों लसिका तंत्र के अंतर्गत आता है। लसिका किसका पार्ट है? लसिका तंत्र के अंतर्गत आता है, लिम्फोटिक सिस्टम के अंतर्गत साथियों ये आता है। तो फिलहाल लसिका अगर पूछे तो कुछ भी नहीं है साथियों, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। इस चित्र को आप अच्छे से देखिए, मैंने हालांकि ये बताया था, लेकिन लसिका के बारे में मैं उस समय नहीं बताया था। आपको पता है कि ये साथियों क्या है? तो बोलेंगे सर ये तो धमनी है, लाल वाला बताए थे। और ये आपका क्या साथियों? ये हीरा, ये मैंने आपको बताया था, आर्टरी वेन। और साथियों ये जब आगे डिवाइड होती है साथियों, छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं में डिवाइड होती है, जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं, रक्त केशिकाएं कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है, ये लाल लाल, ये सारे रक्त वाहिकाएं हैं। तो साथियों होता क्या है, जब रक्त का फ्लो होता है, आपको पता है कि रक्त का फ्लो क्या होता है? बहुत ही गति तेजी से होता है। जो हमारे शरीर में खून बहता है वो क्या होता है? उनकी थोड़ी गति होती है। तो ये जो इसमें से पूरा ये रक्त बहेगा, जो पूरा नली दिख रहा है इसमें पूरा क्या है? रक्त बहेगा। ये सिरा है, इसमें भी रक्त बहता है। ये धमनी है, इसमें भी रक्त बहता है। हालांकि ठीक है कि सिरा में अशुद्ध बहेगा, धमनी में शुद्ध बहता है, लेकिन रक्त बहता है ना भाई। तो रक्त बहता है तो रक्त का कुछ ना कुछ क्या होता है? गति होता है। तो ये धमनियाँ साथियों और सिराएं जो आगे जो डिवाइड हुई है, ये रक्त केशिका में, कैपिलरीज में, इसको क्या कहते हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज मतलब क्या हो गया? केशिकाएं। कैपिलरीज मतलब क्या हो? केशिकाएं, यानी कि रक्त केशिकाएं, रक्त वाहिकाएं आप बोल सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये जो धमनियाँ आगे डिवाइड हुए इस छोटी छोटी पार्ट में, इस छोटी छोटी नली में, और सिरा जो छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड हुए है, इससे जब रक्त साथियों बहता है ना, सुनिएगा ध्यान से, इस पाइप से जब इस नलिका से जब रक्त बहता है तो इस पाइप में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस पाइप में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो जब रक्त साथियों इनमें से बहता है तो इसमें छिद्र जो होता है, उस छिद्र से कुछ चीज़ें बाहर निकल आती है। उस छिद्र से कुछ चीज़ें क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ना, उसी बाहर निकले हुए पार्ट को हम कहते हैं लसिका कहते हैं। उम्मीद है कि आप लसिका समझ गए होंगे। क्या होता है, एक बार फिर से बोलते हैं। जब साथियों रक्त बहता है तो उस रक्त के बहने के दौरान उसकी कुछ ना कुछ गति होती है, जिससे क्या होती है, इसमें जो छिद्र है उससे कुछ ना कुछ पदार्थ रक्त से बाहर आ जाते हैं, और उस बाहर आए हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, लसिका। आखिर हम ये भी कह सकते हैं कि रक्त से छन गया है ये पार्ट। जैसे आपका छकने से, जो छकना होता है आपका, उसमें चाय छकते हैं तो क्या होता है, दूध वाला पूरा पार्ट यानी चाय वाला पूरा पार्ट छन जाता है, और उसमें जो आपका है क्या कहते हैं, जो आपका चाय पत्ती है ऊपर रह जाता है। तो वही यहाँ पर साथियों हम कह रहे हैं कि जो रक्त, यहाँ पर जो रक्त जो बह रहा है, कैपिलरीज में रक्त जो बह रहा है, उससे कुछ ना कुछ पार्ट क्या होते हैं, छन जाते हैं। उसी छने हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। और इस लसिका में साथियों सिर्फ आरबीसी नहीं होता है, बाकी सब होता है। आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होता है किसमें, लसिका में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर रक्त से छना हुआ पार्ट जिसको हम लसिका बोल रहे हैं, उस छने हुए पार्ट में आपका आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होता, बल्कि डब्ल्यूबीसी होता है। समझ गए ना, इस बात को ध्यान रखना। तो आप क्या समझ गए हैं, आप समझ गए साथियों, समझ गए लसिका क्या होता है। अब जो ये लसिका साथियों होता है ना, इस लसिका के चारों ओर साथियों क्या होता है, लसिकाएं वाहिकाएं होती है। क्या होते हैं, लसिका वाहिकाएं होती है। लसिका वाहिकाएं होती है, क्या होती है, लसिका वाहिकाएं होती है, जिसमें क्या साथियों, ये लसिका तैरते रहते हैं। जिसमें लसिका क्या है, तैरते रहती है। ये तो आपका ब्लड कैपिलरीज, ये साथियों क्या, ब्लड कैपिलरीज है, रक्त वाहिकाएं हैं। इसके चारों ओर क्या होती है, लसिका की नलियाँ होती है, इसे लसिका वाहिकाएं कहते हैं। और उसी लसिका वाहिकाएं में साथियों आपकी ये क्या है, ये आपके साथियों लसिका तैरती रहती है। ठीक है ना। अब चलते हैं अपन वहाँ जो लिखे हैं, तो वही यहाँ पर हमने साथियों लसिका के बारे में लिखा है कि यह रक्त वाहिकाओं से छनकर बनने वाले तरल पदार्थ हैं। इसमें आरबीसी नहीं होता है, बल्कि डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा पाए जाते हैं। मैंने बोल दिया ना, लसिका में आरबीसी नहीं होता है, क्या क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लाज्मा होते हैं। यह लसिका वाहिका में मैंने आपको बता दिया कि जो ब्लड कैपिलरीज थी उसके चारों ओर क्या लपटी होती है, लसिका वाहिकाएं होती है, जिसमें लसिका आपकी तैरती रहती है। लसिका तंत्र शरीर के ऊतकों से, अब देखिए लसिका किसका पार्ट है, लसिका तंत्र का पार्ट है। लसिका किसका पार्ट है, लसिका तंत्र का पार्ट है। ठीक है ना। लसिका तंत्र शरीर के ऊतकों से अतिरिक्त तरल को इकट्ठा कर उसे रक्त प्रवाह में भेजता है। अब साथियों लसिका तंत्र के अंतर्गत लसिका है, तो लसिका का काम साथियों क्या होता है, ये क्या करता है, शरीर के ऊतक में जो आपके कोशिकाएं हैं, और उसमें जो ब्लड आपका वेसल्स है ना, रक्त वाहिकाएं हैं, जितने भी पदार्थ उनसे छनते हैं लसिका के रूप में जो जाने जाते हैं, उन सभी को इकट्ठा कर क्या करते हैं, वापस रक्त प्रवाह में भेजने का कार्य करते हैं। कौन आपका है, लसिका तंत्र के अंतर्गत आने वाले लसिका। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। पोषक तत्वों का, अब लसिका का और क्या क्या कार्य है, ये आपके पोषक तत्वों का परिवहन भी करता है। जैसे कि आपका वसा और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उसका भी परिवहन करता है। वही ना क्वेश्चन आपका है कि जो पाचन तंत्र के दौरान जो आपका भोजन पूरा छोटी आंत में पच गया, पचने के बाद जो हम वसा खाए थे, वो वसा का अवशोषण साथियों जो है, वो अवशोषण का परिवहन कौन करता है, ये आपका लसिका ही करता है। यही क्वेश्चन था आपको, तो वही लिखे हैं पोषक तत्वों का परिवहन भी करता है कौन, लसिका। मतलब कि जैसे मान के चलिए कि आपका ब्लड कैपिलरीज से जो आपका पदार्थ छन के निकल गया उसको लसिका बोले, तो छन के निकल गया, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पदार्थ भी थे ना जो कि छन गए, तो वापस भाई उसको भेजना है ना रक्त वाहिका में, तो कौन भेजने का कार्य करता है, ये लसिका तंत्र भेजने का कार्य करता है। समझ गए ना बात को। और वसा में क्या बोले हम यहाँ पर, वसा और एक मिनट भाई, वसा में घुलनशील विटामिन को अवशोषित करता है और रक्त प्रवाह में पहुंचाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा है, यानी कि लसिका जो आपका ये प्रतिरक्षा प्रणाली में भी मदद करता है, यानी कि कह सकते हैं आप कि रोगों से लड़ने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। क्यों सर, क्योंकि डब्ल्यूबीसी भी है इसके पास ना। अरे देखिए ना भाई, डब्ल्यूबीसी भी है कि नहीं इसके पास, बिल्कुल है। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, रोगों से लड़ने में मदद ही करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि लसिका आपका क्या है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। समझ गए ना बात को। और आपका जो आपका पोषक तत्व है उसका परिवहन करता है, क्योंकि जो उनसे छन गए उसको वापस रक्त प्रवाह में भेजना है, तो ये आपका यही काम ये करता है। समझ गए ना। उम्मीद है कि लसिका के बारे में आप जो छोटा छोटा पॉइंट, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, उसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। क्वेश्चन एक मिनट मिल जाए, कहाँ गया क्वेश्चन, यही था। निम्न में से कौन सा आंत से पचे हुए भोजन
अवशोषित वसा का परिवहन करता है। तो अभी जस्ट बोले हैं लसिका, समझ गए, लसिका के बारे में समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है ना। परिसंचरण तंत्र में एक मिनट हट जा तू, हाँ, परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुस से शिरा और अन्य शिरा में क्या अंतर है? तो पढ़ते हैं। फुफ्फुस से शिरा में रक्त दाब ज़्यादा होता है। फुफ्फुस से शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। फुफ्फुस से शिरा में कोई वॉल्व नहीं होता है। फुफ्फुस से शिरा में एक छोटी अवकोशिका होती है। देखिए, फुफ्फुस से शिरा के बारे में सिंपल ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फुफ्फुस से शिरा के बारे में ये पूछ रहा है। तो आपको पता है साथियों, फुफ्फुस से शिरा में क्या होता है, उसमें साथियों ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। ऑक्सीजन युक्त का मतलब क्या हुआ? शुद्ध रक्त बहता है। तो मैंने बोला था कि शिरा और धमनी के पीछे अगर फुफ्फुस से वर्ड लग जाता है तो उल्टा काम करने लगता है। धमनी बोलेगा शुद्ध रक्त करता है, लेकिन धमनी के पीछे फुफ्फुस से लग जाए तो उल्टा काम, तब उसमें फुफ्फुस से धमनी में अशुद्ध बहेगा। शिरा में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस से लगा देंगे तो शुद्ध रक्त बहेगा। तो फुफ्फुस से शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाते, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए, स्पंदन गतियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंदन या नब्ज कहा जाता है। नाड़ी स्पंदन जो नाड़ी की गति मापते हैं ना, देखते हैं कि जो बूढ़ा वूढ़ा मरने वाला होता है उसका डॉक्टर क्या करता है, या अन्य आदमी भी, घर के आदमी भी, या कोई भी पड़ोसी वगैरह, नाड़ी देखते हैं, नाड़ी चेक करते हैं हाथों से। तो देखता है कि नाड़ी अगर चल रहा है तो व्यक्ति वो जिंदा है। तो नाड़ी चल रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? कि नाड़ी के अंदर साथ धमनी होता है, और धमनी का भित्ति मोटा होता है और सिरा का पतला होता है। मैंने बताया था ना आपको। तो धमनी में रक्त का गति क्या होता है? तेज होता है। धमनी में रक्त का गति क्या होता है? तेज। तो नाड़ी जो स्पंज नब्ज होता है उसमें हम क्या देखते हैं? साथियों, उसमें देखते हैं कि धमनी में रक्त बह रहा है कि नहीं बह रहा है। तो बह रहा है तो हमारा साउंड सुनाई देगा, नहीं बह रहा तो नहीं सुनाई देगा। तो धमनी में रक्त प्रवाहित देखते हैं, सिंपल सी बात है। स्पंदन गतियाँ या नाड़ी गतियाँ, समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस रक्त समूह को, अब देखिए ब्लड ग्रुप से प्रश्न आपका आ गया, तो ब्लड ग्रुप से भी मैंने आपको ये टॉपिक छोड़ा था, तो ये टॉपिक मैं इसी में कवर कर दूंगा अच्छे तरीके से। तो किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो साथियों आपको पता है कि ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहेंगे? रक्तदाता, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। अब इससे रिलेटेड पूरा थ्योरी हम लिखे हैं, उसको हम देख लेते हैं ताकि उसको आप नोट कर लीजिएगा, या PDF में आपको दे ही दूंगा। तो किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? ओ। सर्वदाता का मतलब क्या है? जो सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है, सॉरी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, इसका ब्लड ग्रुप ओ है, अब किसी को जरूरत है तो वो सभी को दे सकता है, सभी ब्लड ग्रुप वाले को। अब चलिए देख ही लेते हैं ब्लड ग्रुप, फिर आपको हम क्या ही बताएं, अच्छे से आप समझ ही जाइएगा, ठीक है ना। तो ब्लड ग्रुप वाला पार्ट निकल जा भाई, निकल जा, कहाँ गया? निकल जा निकल जा निकल जा, ये रहा। ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप हिंदी में इसको रक्त समूह कहेंगे। खोज इसकी किसने की थी? तो खोज साथियों इसकी ब्लड ग्रुप खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। कब की थी? 1901 में की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। और इसी के लिए इसको साथियों 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1930 में, ध्यान रखिएगा कि कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार भी दिया था। समझ गए ना? अब समझते हैं कि ब्लड ग्रुप इसने जो है कितने प्रकार का खोजा, कितने प्रकार का? तो साथियों इसने 3 प्रकार का ब्लड ग्रुप खोजा। कितने प्रकार का खोजा? 3 प्रकार का ब्लड ग्रुप खोजा। एगो ए ब्लड ग्रुप खोजा, एगो ओ ब्लड ग्रुप खोजा, एगो बी ब्लड ग्रुप खोजा, ठीक है ना। लेकिन वैसे 4 ब्लड ग्रुप होता है। कितना ब्लड ग्रुप होता है? 4 ब्लड ग्रुप। अब ए ओ बी हो गया साथियों। अब इसी के सहयोगी थे जिसका नाम था साथियों डिकास्टेलो और अस्टेरलो। डिकास्टेलो और अस्टेरलो, देखिए नाम से ये आपको याद रखना है। डिकास्टेलो अस्टेरलो ने 1902 में साथियों, जस्ट 1 साल बाद ए बी ब्लड ग्रुप की खोज कर दी। देखिए लैंडस्टीनर ने सिर्फ यही तीनों खोज किया था, ए और बी का, लेकिन एक ब्लड ग्रुप ए बी और खोज कर दी किसने? इसी के सहयोगी थे वो आपके डिकास्टेलो और स्टेलो ने 1902 में ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इस प्रकार से टोटल कितने ब्लड ग्रुप हो गए? 4 ब्लड ग्रुप हो गए। हालांकि एक ब्लड ग्रुप और आएगा अभी, जिसको RH फैक्टर बोलेंगे, उसको भी देख लेते हैं। तो अभी आप इतना समझ गए, टोटल 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिल गया है, जिसमें ए ओ बी का खोज कौन कर लिया? रक्त समूह ए ओ बी का खोज कर लिया कार्ल लैंडस्टीनर ने, 1930 में नोबेल दिया गया इसको। और ए बी ब्लड ग्रुप की खोज आपका डिकास्टेलो और स्टेलो ने 1902 में की, ठीक है ना। अब देखते हैं साथियों ब्लड ग्रुप देखते हैं आगे, इसके बारे में और देखेंगे अभी हम, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप की पहचान कैसे करेंगे? जैसे मान चलिए कि आपका खून आपका बता देता है, जैसे आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो आपको बता देता है कि नहीं आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, या ए बी है, या ओ बी है, यानी ओ है। तो कैसे पता करता है डॉक्टर? तो साथियों आपका ब्लड थोड़ा सा लेता है, उसको साथियों देखता है माइक्रोस्कोप में कि आपके ब्लड में, अब पता है कि आपके ब्लड में RBC भी होगा। RBC क्या है? आपके ब्लड में ठोस पदार्थ है जो कि प्लाज्मा में तैरता रहता है। बताते कि नहीं बताए थे? बताए थे। तो ब्लड ग्रुप की पहचान RBC पर मौजूद एंटीजन से होती है। ब्लड ग्रुप की पहचान कैसे होती है? आपके RBC, समझ लिया आपका गोल RBC है। हालांकि RBC का शेप कैसा होता है? ये साथ बाइकॉन्केव होता है, द्विअवतलाकार होता है RBC का शेप। तो चलिए हम गोल लेके यहाँ पर चलते हैं।
तो देखता है कि डॉक्टर आपका माइक्रोस्कोप में कि आरबीसी की सतह पर अगर ए प्रकार का एंटीजन है तो उसमें क्या पाया जाएगा, ए ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। अगर बी प्रकार का एंटीजन है तो उसमें ब्लड ग्रुप बी पाया जाएगा। अगर दोनों एंटीजन है, ए भी है बी भी है, तो उसमें क्या साथियों आपका ए बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर उसमें कोई एंटीजन ही नहीं है, अगर उसमें कोई एंटीजन ही नहीं है तो समझिए वो साथियों आपका क्या हो जाएगा, वो साथियों आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। यानी ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है, समझ गए ना। तो आरबीसी पर मौजूद जो आपके कुछ पदार्थ होते हैं उसी की मदद से, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन, उसी की मदद से ब्लड ग्रुप तय किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, ठीक है ना। अब समझते सर ये एंटीजन क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम लिखे हुए हैं। तो पहला बात आपको पता चल गया कि अगर बोल दे कि ब्लड ग्रुप की पहचान कैसे कर पाएंगे, आरबीसी पर मौजूद कुछ पदार्थों की मदद से ब्लड ग्रुप की पहचान कर पाएंगे। तो साथियों एंटीजन क्या होगा, एंटीजन देखते हैं। एंटीजन साथियों क्या होता है, एक प्रकार का ये आपका कह सकते हैं विदेशी पदार्थ है, फॉरेन पार्टिकल है। जैसे कि आपका ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, है ना, केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं आपके एंटीजन जो कि रोग फैलाते हैं, रोग फैलाने में मदद करते हैं, है ना, ये चाहते हैं रोग फैलाएं हम। तो यह पेप्टाइड, यहाँ ड होगा, पेप्टाइड यानी पेप्टाइड किसका पार्ट है, प्रोटीन का पार्ट है। प्रोटीन आगे चल के पेप्टाइड में टूटता है पेप्सिन एंजाइम की मदद से, बताए थे ना। तो एंटीजन बना किसका होता है, बोल सकते हैं पेप्टाइड या प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बना होता है। यानी कि पूरा प्रोटीन से नहीं बना होता है, ये आपका पेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड से बना होता है। पॉलीसेकेराइड क्या है सर, ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होते हैं। तो एंटीजन बना किसका होता है, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। प्रोटीन का छोटा रूप है पेप्टाइड, समझ गए ना, ये आपको बना होता है। और एंटीजन होता क्या है, मैंने बता दिया कि ये आपके फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो कि आपको क्या करते हैं, ये आपके वायरस, फंगस हो सकते हैं और केमिकल पदार्थ हो सकते हैं जो कि रोग फैलाने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब इसका दुश्मन कौन होता है, एंटीजन। एंटीजन का दुश्मन कौन है, एंटीजन का दुश्मन साथियों आपका होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी, क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी। अच्छा, एंटीजन कहाँ पाए जाएंगे, एंटीजन कहाँ पाए जाएंगे, अभी जरूरत बोले ना, आरबीसी पर पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, आरबीसी पर। अगर आरबीसी पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर आरबीसी पर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी। ये आपको डॉक्टर बता देता है, समझ गए ना बात को। कुछ आपके रॉड जैसे और सर्कल जैसे संरचना होती है, यानी कि शंकु टाइप के, और जैसे आरबीसी है ना साथियों, ये आपका आरबीसी गोल है, तो इस पर क्या साथियों गोल टाइप के कुछ संरचना होती है, इसी को एंटीजन कहते हैं। या किसी का जो है, किसी का साथियों आपका जो है इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो ये सारे जो है मैं जो बना रहा हूँ इस सब को साथियों क्या कहते हैं, सबको एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीजन। देखिए ए साहब का ए तरह का दिख रहा है, ये शंकु टाइप का है, ये शंकु टाइप का नहीं दिख रहा है, ये आपका एंटीजन है। और ये आपको कर्व टाइप का दिख रहा है यहाँ पर, वक्र टाइप का, ये भी आपका क्या एंटीजन है, जो कि बी एंटीजन। तो बी एंटीजन मतलब बी ब्लड ग्रुप, ए एंटीजन मतलब ए ब्लड ग्रुप, समझ गए ना। और एंटीजन का जस्ट उल्टा होता है एंटीबॉडी, यानी कि किसी में ए एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा। तो पहले देख लेते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या था, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। यह क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आपका साथियों कैसा होता है, वाई शेप में ये दिखता है। कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है वाई शेप में। कैसा दिखता है, ये वाई शेप में दिखता है। कौन, आपका एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी साथियों कहाँ होता है, ये आपका प्लाज्मा में होता है। मैंने पढ़ाया था कि नहीं आपको, जब मैंने साथियों आपको पढ़ाया था प्लाज्मा के बारे में पढ़ाया था। हालांकि ऊतक चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था ये बात, ऊतक चैप्टर था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था संयोजी ऊतक में, कि प्लाज्मा जो होती है साथियों, प्लाज्मा में क्या होती है, एंटीबॉडी होती है जो कि रोगों से लड़ने में मदद करती है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। प्लाज्मा कहाँ होता है, सॉरी एंटीबॉडी कहाँ होता है, प्लाज्मा में। एंटीजन कहाँ होता है, आरबीसी में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अच्छा, एंटीबॉडी का कार्य क्या है, ये आपके रोगों से लड़ने में मदद करता है। जो वाई शेप का होता है, यह विदेशी पदार्थ को पहचान कर, यानी कि एंटीजन को पहचान कर उसको खत्म करने का कार्य करता है। कौन, आपका एंटीबॉडी, समझ गए ना बात को। चलिए, अगर आपका एंटीबॉडी मजबूत है तो समझिए आप रोगों से अच्छे से लड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। अगर किसी का एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए पहले बोल देते हैं, और उसमें एंटीबॉडी कैसा होगा, बी, यानी कि उल्टा होगा, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे का दुश्मन है। अगर समान हो जाएगा तो मारिए देगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए होगा, उल्टा होगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो भाई ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ का मतलब मैंने बताया था ना, उसमें कोई एंटीजन ही नहीं होता है। ब्लड ग्रुप में जो साथियों क्या होता है, उसमें कोई एंटीजन ही आपका नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी साथियों इसमें कोई भी फिट हो जाएगा, या तो ए या तो ए बी, समझ गए ना। ए बी अगर ब्लड ग्रुप किसी का है, अगर किसी का ब्लड ए बी है तो उसमें एंटीजन आपका ए और बी दोनों तरह का होगा, समझ गए ना। और उसमें आपका साथियों कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। ए बी ब्लड ग्रुप बारे में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, कोई भी एंटीबॉडी साथियों इसमें नहीं होगा। बात क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लेते हैं कि साथियों जो ओ नेगेटिव होता है ना, ओ नेगेटिव होता है, इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। वही प्रश्न था ना अभी। अब बोलेंगे सर प्रश्न तो वहाँ ओ नेगेटिव नहीं था, प्रश्न खाली ओ था, तो अभी इसका बात क्लियर कर देंगे, ओ नेगेटिव और ओ में क्या अंतर है।
ओ जो नेगेटिव है इसको सर्वदाता कहते हैं, मतलब कि ये सभी को ब्लड दे सकता है। ए बी पॉजिटिव जो इसको सर्वग्राही कहते हैं, मतलब ये सभी से ब्लड ले सकता है। सर्वग्राही मतलब रिसिपेंट हो गया, ब्लड रिसिपेंट, यानी किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ये ब्लड ले सकता है। ओ हो गया ओ नेगेटिव, ये किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। समझ गए ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब एक ब्लड ग्रुप आपका साथियों आया, एक नया ब्लड ग्रुप, इसको बोलते हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर का पूरा नाम साथियों है रीसस फैक्टर। क्या है? रीसस फैक्टर। रीसस साथियों एक बंदर का नाम है। क्या साथियों? एक बंदर का नाम है। इसी बंदर में एक विशेष प्रकार का एंटीजन देखा गया था जिसे हम आरएच फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी? 1940 में साथियों कार्ल लैंडस्टीनर एवं विनर ने की थी। याद रखना है, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर एवं विनर ने की थी 1940 में। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और क्या दर्शाता है इसके बारे में देखते हैं साथियों। इन्होंने देखा, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने, अभी तक बताइए कितना ब्लड ग्रुप हुआ था? बोले सर ए हुआ था, बी हुआ था, ओ हुआ था और ए बी हुआ था, ये 4 गो हुआ था। लेकिन ये 5वां टाइप का जो आरएच फैक्टर आया, जिसको रिसस बोलते हैं, रिसस एक बंदर से लिया गया था ये ब्लड। देखा कि बंदर का जो आरबीसी है ना, बंदर का जो आरबीसी है उसके सतह पर साथियों, उसके सतह पर नॉर्मली क्या था, मनुष्यों के आरबीसी में देखा उसमें कैसा कुछ उसके सतह पर शंकु टाइप के पाए जाते थे, कर्व शेप का कुछ एंटीजन पाया जाता था। लेकिन यहाँ पर साथियों जो रिसस बंदर था, इसका आरबीसी में देखा गया कि एक क्या बोलते हैं इसको, क्यूब टाइप का साथियों, कैसा क्यूब टाइप का एक संरचना पाया जाएगा, एंटीजन पाया जाएगा। इसी को बोला गया साथियों आरएच फैक्टर बोला। क्या बोला गया? आरएच फैक्टर बोला गया। और जिसमें भी ये उपस्थित है ना, जिसमें भी ये उपस्थित है उसको पॉजिटिव बोला जाएगा और जिसमें नहीं है उसको नेगेटिव बोला जाएगा। तो जब देखा कि कार्ल लैंडस्टीनर विनर ने देखा 1940 में कि कुछ बंदर में एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है जिसे आरएच फैक्टर बोल रहे हैं, है ना, ये आपका घनाकार टाइप का दिख रहा था। तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा चलो कुछ आदमी भी करके देखते हैं। तो आदमियों के आरबीसी में देखा तो उसमें भी कुछ आदमी में जो है ये वाला पाया जाता था आरएच फैक्टर, और किसी में नहीं पाया जाता था। तो उसी के आधार पर साथियों नेगेटिव और पॉजिटिव का साथियों यहाँ पर जो है निर्धारण किया गया। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे आरएच फैक्टर आपका क्या होता है। तो जैसे मान चलिए किसी में एंटीजन ए पाया जा रहा है, अगर उसमें साथियों आपका उसमें अगर आरएच फैक्टर भी पाया जाएगा तो उसको बोल दिया जाएगा ए पॉजिटिव बोल दिया जाएगा। क्या बोल जाएगा? ए पॉजिटिव। यानी कि आरबीसी के किसी भी, हम एंटीजन कैसे पता कर सकते हैं, हम ब्लड ग्रुप कैसे पता कर सकते हैं? जिसके आरबीसी में एंटीजन ए हो उसका ब्लड ग्रुप ए, जिसके आरबीसी में एंटीजन बी हो ब्लड ग्रुप बी। तो अगर ए एंटीजन के अलावा उसमें आरएच फैक्टर भी एक एंटीजन हो तो उसको बोल दिया जाएगा पॉजिटिव। क्योंकि साथियों आपको पता है कि बायोलॉजी में अगर कोई चीज़ का उपस्थिति है ना तो उसको प्लस के रूप में दिखाया जाता है। जैसे कि मान चलिए साथियों आपका कि कोरोना जिसको हो गया था तो उसको क्या बोला जाता था? कोविड पॉजिटिव बोला जाता था कि नहीं बोला जाता था? कोविड पॉजिटिव। और जिसको कोरोना नहीं था यानी जिसमें कोरोना उपस्थित नहीं था उसको कोविड निगेटिव बोला जाता था। पता है कि नहीं, ये बायोलॉजी टर्म में यूज किया जाता है। तो वही बात है, जिसमें ये आरएच फैक्टर देखा गया, सभी आदमी में नहीं देखा गया, किसी किसी आदमी में देखा गया था। तो जिस आदमी में देखा गया ना कि उसमें ए प्रकार का भी एंटीजन है और ये आरएच फैक्टर भी है, तो इसे मान चलिए ए एंटीजन है और प्लस में उसमें आरएच फैक्टर भी है तो उसको आपको ए पॉजिटिव बोल दिया। और जिसमें ए एंटीजन है लेकिन आरएच फैक्टर नहीं है उसको ए नेगेटिव बोल दिया। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे प्लस माइनस वाला क्या कहलाता है। जैसे मान चलिए किसी का ब्लड ग्रुप जो है उसमें ए और बी दोनों प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, साथ ही साथ उसमें आरएच फैक्टर भी पाया जा रहा है, तो मतलब उसको ए बी पॉजिटिव बोल दिया। समझ गए ना बात को? उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं साथियों कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किसको ले सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आपके लिए चार्ट बना दिया है ना, देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ए पॉजिटिव है, अब ए पॉजिटिव समझ गए, मतलब ए पॉजिटिव जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है उसमें ए एंटीजन भी है प्लस में आपका आरएच फैक्टर भी है, इसलिए इसका ए पॉजिटिव बोला जा रहा है। तो अगर साथियों किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो वो किसको किसको डोनेट कर सकता है? ए पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को वो डोनेट कर सकता है। समझ गए ना। और रिसीव मतलब ये व्यक्ति ले किससे सकता है? ले सकता है ए बी पॉजिटिव से, ए बी नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ले सकता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर साथियों ये चार्ट है, ये चार्ट आप देख लीजिएगा ना, ये चार्ट बहुत लंबा है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप इसको देख लीजिएगा ना, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए साथियों अब क्वेश्चन देखते हैं अपना जो भी है, लगभग चीज़ मैंने आपको कंप्लीट, ब्लड ग्रुप भी आपका साथियों कंप्लीट हो गया। अच्छा एक बात और, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है उसको बी वाला ब्लड चढ़ा दिया जाए तो वो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना। वो व्यक्ति क्या हो सकती है? मृत्यु, तुरंत मृत्यु नहीं होगा लेकिन कुछ घंटों कुछ देर बाद उसकी क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सेम ब्लड ग्रुप वाला आपको चढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो हमारा प्रश्न कहाँ से था, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न साथियों हमारा था, एक मिनट, प्रश्न हाँ यही था, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? अब बोलेंगे सर आप तो बोले थे कि ओ निगेटिव वाले को किसको बोले थे? ओ निगेटिव वाले को बोले थे सर्वदाता, तो यहाँ ओ पॉजिटिव है। तो ध्यान रखना अगर ऑप्शन में खाली ओ दिया
तब तो ओ ही आंसर होगा। लेकिन ओ भी दिया प्लस में ओ नेगेटिव दिया तो आपको ओ नेगेटिव को मारना है सर्वदाता। बात क्लियर हुआ। अगर साथियों आपको पूछ ले कि कौन सा ब्लड ग्रुप सभी से ब्लड ले सकता है यानी कि सर्वग्राही है, तो वो आपका ए बी होगा। क्या होगा? ए बी। लेकिन ए बी भी ऑप्शन में दिया है और ए बी पॉजिटिव भी दिया है, तो ए बी पॉजिटिव आपका सर्वग्राही होगा। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। तो फिलहाल इसका आंसर ओ हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। कार्ल लैंडस्टेनर को जाना जाता है, तो कार्ल लैंडस्टेनर को किस लिए जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है रक्त समूह की खोज के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वयस्क मानव हृदय का औसत वजन क्या है? देखिए, वयस्क मानव हृदय का औसत वजन साथियों है ये आपका होता है 300 से 350 ग्राम होता है। ये पुरुष का होता है। किसका होता है? पुरुष का होता है। अगर महिला की बात करें तो 250 से 300, क्योंकि महिला का हृदय वजन कम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 300 ग्राम आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, बोले थे सबसे बड़ी धमनी कौन सी होगी? महाधमनी। अब बोलेगा सबसे बड़ा सिरा, तो महासिरा। तो पूछा क्या? धमनी पूछा तो महाधमनी हो जाएगा। महाधमनी का कार्य क्या है? ये पूरे शरीर में क्या करती है? रक्त को भेजती है। पूरे शरीर में क्या करती है? रक्त को भेजती है। और महासिरा कार्य क्या होता है? सभी जगह से जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता यानी कि अशुद्ध रक्त को अपने में एकत्रित करता है। कौन? आपका महासिरा। कौन? आपका महासिरा। समझ गया। चलिए, मानव रक्त होती है, मानव रक्त होती है। रक्त क्या है? संयोजक, बिल्कुल सही है। और रक्त साथियों आपका क्या होती है? क्षारीय भी होती है। क्यों? क्योंकि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और 7.4 का मतलब क्या है? पीएच मान 7 से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो वो क्षारीय कहलाता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 मतलब ये क्षार भी है और संयोजक भी है। तो ए वन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था रक्त आपका तरल संयोजक होता है। निम्न में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन के रक्त थक्के के जमाने में सहायक है? 3 प्रकार का मैंने आपको बताया था प्लाज्मा प्रोटीन होता है। एक एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोजन। ये आपका फालतू ऑप्शन दे दिया है फंसाने के लिए। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक करता है? फाइब्रिनोजन। कौन करता है? फाइब्रिनोजन आपका रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। समझ गए ना। इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? कौन सा रक्त समूह नहीं है? देखिए, अब ये रक्त समूह से क्वेश्चन आ गया। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, हल्के मत लेना इसको, ठीक है ना। तो देखिए, ए भी तो रक्त समूह है, बी भी है, ओ भी है, लेकिन सी कोई भी प्रकार का रक्त समूह नहीं होता है। तो सी आपका कोई भी ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? देखिए, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। आपको पता है कि हीम मतलब क्या होता है? हीम मतलब लोहा ही होता है। और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, यानी हीम मतलब लोहा, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन भी होता है और लोहा भी होता है। समझ गए। हीमोग्लोबिन होता कहाँ है सर? ये आरबीसी में होता है। कहाँ होता है? आरबीसी में होता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो साथियों, जो वयस्क मनुष्य की बात करें तो 4.5 से 5 लीटर होता है। कितना? 4.5 से 5 लीटर होता है। तो आपका ये 5 है। ये सब साथियों आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ये सब आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हृदय को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? देखिए, ये प्रश्न आपका छूट गया था कि हृदय का झिल्ली वाला मैंने नहीं बताया था, तो इसको एक बार और देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हृदय झिल्ली वाले पे एक बार देख लेते हैं। इसको मैंने आपको इंक्लूड कहीं किया है, मिल जाएगा। ये देखिए, ये मैंने हृदय समझ और भी कुछ पॉइंट आपको लिख दिया। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट में समझा दिया था कि किधर से ब्लड आता है, किधर से जाता है, पूरा बता दिया था। देखिए, हार्ट है आपका ये। मानव हृदय की भित्ति 3 परतों में मिलकर बनी होती है। जो मानव हृदय की जो भित्ति होती है 3 परत से मिलकर बनी होती है। एक एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। ध्यान रखिएगा कितना, 3 भित्ति से, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। हृदय को घेरने वाली एक झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। यानी कि हृदय को घेरने वाली एक और झिल्ली होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। तो वही बात है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियम झिल्ली। तो खैर और बात देखते हैं, फिर इसको देखेंगे। एनोकार्डियम क्या होता है? एंडोकार्डियम हृदय के भीतरी भाग का जो आपका हृदय का जो अंदर वाला पार्ट था उसका निर्माण करता है और ये अंदर वाला पार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम की बात करें, ये हृदय की मध्य परत होती है। जो बिचला परत होता है हृदय का, बीच वाला पार्ट, मीडियम वाला पार्ट, वो आपका होता है और ये रक्त को पंप करने के लिए मदद करता है। कौन? आपका मायोकार्डियम। और जो एपिकार्डियम होता है ये आपका हृदय की बाहरी सुरक्षात्मक परत है। ये क्या होती है? एपिकार्डियम हृदय की बाहरी सुरक्षात्मक परत है। पेरिकार्डियम की जो पेरिकार्डियम साथ होता है, पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम आपका क्या है? पेरिकार्डियम कुछ नहीं सर, हृदय को घेरने वाली जो एक झिल्ली होती है उसी को पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। तो पेरिकार्डियम में साथियों क्या होता है? कुछ द्रव पाए जाते हैं जिसको पुलूरा द्रव कहते हैं। एक मिनट यहाँ देख लीजिए, पेरिकार्डियम के बीच पेरिकार्डियल द्रव, सॉरी पेरिकार्डियम के बीच पेरिकार्डियल द्रव पाया है। और ये द्रव क्या करता है साथियों? ये हृदय की सुरक्षा करता है। ये क्या करता है? द्रव हृदय की सुरक्षा करता है। समझ गए ना। मतलब कि हृदय की गति के दौरान घर्षण को कम करता है। अगर घर्षण ज़्यादा हो गया तो हृदय को प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ गए ना, हृदय को क्षति पहुंचेगी। तो ध्यान रखिएगा कि पेरिकार्डियम के बीच जो पेरिकार्डियल द्रव होता है इसका कार्य क्या होता है? ये हृदय की घर्षण गति, जब हृदय गति करता है, हृदय गति कब करेगा? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो इसमें क्या होता है? गति करता है ना। अगर गति करता तभी तो आपका ठीक है ना। अगर गति नहीं कर रहा तो समझिए वो व्यक्ति मर गया।
हृदय गति कर रहा है मतलब हृदय उसका चालू है, मतलब ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हृदय गति नहीं कर रहा है, समझिए वो व्यक्ति मर गया। तो हृदय गति के दौरान क्या साथियों, उसकी घर्षण की गति को कम करता है कौन, पेरिकार्डियल द्रव। और पेरिकार्डियल द्रव कहाँ होता है, पेरिकार्डियम होता है। तो पूरा चीज़ क्लियर होगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पर हम आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मिल जा भाई, क्वेश्चन 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 कहाँ गया, क्वेश्चन। हृदय को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो क्या कहते साथियों, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। समझ गए ना। बाकी इसका पार्ट भी मैंने आपको बता दिया। कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय की गति को नियंत्रित करता है, तो ये साथियों पेसमेकर। क्या होता है पेसमेकर, पेसमेकर क्या करता है, हृदय की गति को नियंत्रित करता है। देखिए पेसमेकर साथियों ये आपका क्या है, कृत्रिम यंत्र होता है। क्या होता है, कृत्रिम यंत्र होता है। ये कब लगाया जाता है, ये साथियों आपके जो आपका ये तब लगाया जाता है जब किसी व्यक्ति का हृदय की गति सही से काम नहीं कर रही, मतलब वो सही से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पा रही है। तो उस समय साथियों क्या होता है, पेसमेकर का यूज किया जाता है। और ये पेसमेकर साथियों हृदय को करंट मारती है ताकि हृदय सही से क्या कर सके, गति कर सके। समझ गए ना। क्योंकि हृदय सही से गति नहीं करेगा, समझिए व्यक्ति मर गया वो। समझ गए ना। तो ये पेसमेकर लगाया जाता है उन व्यक्तियों को जिनकी हृदय सही से गति नहीं करती। समझ गए ना। तो आपको ध्यान रखना है। तो पेसमेकर साथियों आपका हृदय की गति को कंट्रोल करता है। इस पेसमेकर में साथियों बैटरी होती है जो कि आपको करंट देने का कार्य करती है हृदय को, और यानी कि चार्जेबल होती है। ये आपका जो हृदय को करंट देती रहती है, वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो चलाए ताकि हृदय की गति मेंटेन रहे। समझ गए ना। चलिए हृदय चक्र क्या है, कुछ भी नहीं है हृदय चक्र सर। एक बार सिस्टोल एक बार डायस्टोल, यानी सिस्टोलिक डायस्टोलिक एक बार कंप्लीट होगा तो उसी क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। तो हो जाएगा हृदय के संकुचन और शीतलीकरण का एक चक्र हृदय चक्र कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सी नलिका हृदय से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों पर रक्त संचारित करती है, तो वही बात है, रक्त संचारित कौन करेगी, सर करेगी, धमनी करेगी। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, और सिराए तो कभी नहीं, फूफू से धमनी कभी नहीं, माँ सिरा कभी नहीं। ठीक है। चलिए निम्न में कौन सा O2 के लिए उच्च बंधुता रखता है। अब हमको बताइए कि जो O2 आपका कहाँ जमा रहता है, सर बोलिएगा वायुकोपिका में, क्योंकि जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जमा हो जाता है, फेफड़ों के वायुकोपिका में। अब चूंकि वहाँ से ऑक्सीजन जो कौन उठाएगा, रक्त उठाएगा, रक्त का आरबीसी पार्ट उठाएगा, आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन उठाएगा। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठा के सभी कोशिका तक पहुँचा देता है ताकि ग्लूकोज टूट सके और उससे ऊर्जा मिल सके। समझ गए ना। तो यही साथियों आपका पूरा हमने जो थ्योरी था थोड़ा वो भी कवर कर दिया। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक भी टॉपिक आपका जो रक्त परिसंचरण तंत्र से नहीं छूटा। ठीक है ना। उम्मीद है क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना है और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।